प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के दूसरे सेक्शन में हम लोग समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत सामाजिक क्रिया के बारे में बात कर रहे थे। और सामाजिक क्रिया के अंतर्गत हमने विभिन्न सामाजिक विचारकों के विचारों के बारे में बात की, जिसके अंतर्गत हमने मैकआवरे की बात की, जेनेनेकी की बात की, रॉबर्ट बर्टन की बात की और अंत में हम लोग मैक्स वेबर के द्वारा दिए गए योगदान सामाजिक क्रिया से संबंधित, कहने का तात्पर्य मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया की अवधारणा या मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के बारे में हम बात कर रहे थे। आज हम सामाजिक क्रिया से ही संबंधित टालकट पार्सन्स के विचारों की बात करेंगे कि टालकट पार्सन्स के सामाजिक क्रिया से संबंधित क्या विचार है। जैसा कि मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया की अवधारणा में हम लोग देख रहे थे, मैक्स वेबर यह मानते हैं कि समाज में होने वाली प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। अनेक लोगों के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को हम लोग सामाजिक क्रिया नहीं कह सकते। किसी की नकल करना सामाजिक क्रिया नहीं है। किसी जड़ वस्तु से प्रभावित होकर की जाने वाली क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। फिर सामाजिक क्रिया है क्या? क्योंकि समाज में तो अनेक लोग होते हैं और दिन भर में अनेक प्रकार की क्रियाओं को वे संपन्न करते हैं, लेकिन मैक्स वेबर का मानना है कि व्यक्ति के द्वारा दिन भर में समाज में रहकर जो विभिन्न गतिविधियां संपन्न की जाती हैं, वे सब गतिविधियां समाजशास्त्र दृष्टिकोण से हम लोग उसको सामाजिक क्रिया नहीं मानते हैं। मैक्स वेबर का मानना है कि किसी क्रिया को हम लोग तब सामाजिक क्रिया कहेंगे जब उस क्रिया को करने वाला कर्ता उस क्रिया का व्यक्तिनिष्ठ अर्थ लगाए, उस क्रिया में दूसरे लोगों के मनोभावों का, विचारों का समावेश हो और उसी के अनुसार उसकी गतिविधि और क्रिया निर्धारित हो, तो किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहा जाता है। कहने का तात्पर्य मैक्स वेबर ये मानते हैं कि सामाजिक क्रिया को करने के लिए कोई कर्ता होना चाहिए। ठीक है, क्रिया जो है अर्थपूर्ण होनी चाहिए। कर्ता जो है एक हो सकता है, एक से अधिक कर्ता हो सकते हैं, और वह जो क्रिया कर रहा है वो क्रिया अर्थपूर्ण होनी चाहिए, उसकी कोई मीनिंग होनी चाहिए और सब्जेक्ट की मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, और उस क्रिया में दूसरे लोगों के मनोभावों का समावेश होना चाहिए और उन्हीं से प्रभावित होकर जब किसी कर्ता के द्वारा क्रिया की जाती है तो मैक्स वेबर के अनुसार वह क्रिया सामाजिक क्रिया है। तीन बातें महत्वपूर्ण बताई। कर्ता होना चाहिए, क्रिया अर्थपूर्ण होनी चाहिए और उस क्रिया में दूसरे लोगों के मनोभावों का समावेश है और उसी के अनुसार कर्ता की क्रिया निर्धारित हो तो किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहा जाता है। ऐसा मैक्स वेबर का मानना है। और उसी क्रम में मैक्स वेबर ने कहा कि समाज में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, तो सामाजिक क्रियाओं को उन्होंने 4 श्रेणियों में विभक्त किया, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग देख रहे थे। पहला उन्होंने बताया एक तार्किक सामाजिक क्रिया होती है, एक मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया होती है, एक प्रभावात्मक सामाजिक क्रिया होती है और एक परंपरात्मक सामाजिक क्रिया होती है। ये 4 प्रकार की सामाजिक क्रियाओं को उल्लेख मैक्स वेबर ने अपने विचार में किया। उसी श्रेणी में सामाजिक क्रिया की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग टालकट पार्सन्स के सामाजिक क्रिया से संबंधित विचारों की या टालकट पार्सन्स के सामाजिक क्रिया से संबंधित दिए गए योगदान के बारे में आज हम लोग बात करें। टालकट पार्सन्स की जहाँ तक बात है, टालकट पार्सन एक अमेरिकन समाजशास्त्री हैं और इन्होंने समाजशास्त्र को अनेक योगदान दिए हैं। अतुलनीय योगदान टालकट पार्सन्स का समाजशास्त्र में माना जाता है। सामाजिक क्रिया की जहाँ तक बात है, ये सामाजिक क्रिया से संबंधित सिद्धांत उन्होंने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में व्यक्त किए हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, इस कृति में द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन नामक पुस्तक में टालकट पार्सन्स ने अपने सामाजिक क्रिया से संबंधित विचारों को व्यक्त किया है। टालकट पार्सन्स जो है सामाजिक क्रिया की प्रकृति तथा अर्थ का एक क्रमबद्ध तथा समाजशास्त्रीय वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। टालकट पार्सन्स ने अपनी कृति द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में सामाजिक क्रिया की प्रकृति तथा अर्थ का एक क्रमबद्ध तथा समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है।
जिस प्रकार से मैक्स वेबर किसी सामाजिक क्रिया को संपन्न होने के लिए 3 तत्व मानते हैं, कर्ता, क्रिया अर्थपूर्ण हो, उस क्रिया में दूसरे लोगों का समावेश हो, उसी प्रकार टालकट पार्सन्स जो है अपनी कृति द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में जो है सामाजिक क्रिया के 4 तत्व बताते हैं, यानी कि 4 खंडों में वे सामाजिक क्रिया को विभक्त करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहने के लिए इन 4 तत्वों का होना जरूरी है। जिस प्रकार से मैक्स वेबर ने 3 तत्व बताए थे, कर्ता, क्रिया अर्थपूर्ण हो और क्रिया में दूसरे लोगों का समावेश हो, ठीक उसी प्रकार से टालकट पार्सन किसी सामाजिक क्रिया के 4 तत्वों का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि इन 4 किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहने के लिए इन 4 तत्वों का होना जरूरी है। ये 4 तत्व सम्मिलित होंगे किसी क्रिया में तो ही किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहा जाएगा, ऐसा टालकट पार्सन का मानना है। वे 4 तत्व जो टालकट पार्सन ने अपनी कृति स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में सोशल एक्शन के बताए हैं, सामाजिक क्रिया के बताए हैं, वे कौन से हैं उनका हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला जो तत्व टालकट पार्सन ने सामाजिक क्रिया को बताया वो है कर्ता। दूसरा सामाजिक क्रिया का जो तत्व बताते हैं टालकट पार्सन बताते हैं वो है कर्ता के बाद में लक्षण होता है। तीसरा जो सामाजिक क्रिया का तत्व टालकट पार्सन बताते हुए परिस्थिति। और चौथा सामाजिक क्रिया का तत्व टालकट पार्सन के अनुसार है वो है साधन। इन 4 तत्वों से मिलकर सामाजिक क्रिया का निर्माण होता है। यह कहूं कि या यूं कह सकते हैं कि किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहने के लिए उसमें इन 4 तत्वों का होना जरूरी है, कर्ता, लक्ष्य, परिस्थिति और साधन। ये क्या है इसके बारे में अब हम विस्तार से बात करते हैं। टालकट पार्सन के अनुसार सामाजिक क्रिया का पहला तत्व कर्ता है। यद्यपि क्रिया में कर्ता निहित है, टालकट पार्सन सबसे महत्वपूर्ण जो कारक मानते हैं सामाजिक क्रिया का वो है कर्ता, लेकिन क्रिया में कर्ता निहित है, अतः कर्ता के तत्व को बिना किसी व्याख्या के स्वीकृत किया जा सकता है। कर्ता का तत्व बिना किसी व्याख्या के स्वीकृत किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि किसी सामाजिक क्रिया में कर्ता तो होगा ही होगा, बिना किसी कर्ता के सामाजिक क्रिया का संपन्न होना असंभव है, नामुमकिन है। बिना कर्ता के सामाजिक क्रिया संपन्न नहीं होती है। इसलिए कर्ता के भाव को स्वाभाविक रूप से सामाजिक क्रिया में स्वीकृत कर लिया जाता है। कर्ता को सामाजिक क्रिया के तत्व के रूप में स्वाभाविक रूप से इसको जो है स्वीकृत कर लिया जाता है। तथापि एक स्वतंत्र तत्व के रूप में रखना वांछनीय होगा कर्ता से अभिप्राय, यानी कि ये बिल्कुल स्वतंत्र है, बिना कर्ता के कोई भी सामाजिक क्रिया संपन्न नहीं होती है। कर्ता का होना अवश्यंभावी है, निश्चित रूप से किसी सामाजिक क्रिया में कर्ता का होना अनिवार्य, ऐसा मैक्स वेबर का ही मानना है। और वैसे ही कुछ विचार सामाजिक क्रिया से संबंधित टालकट पार्सन से है कि कर्ता को तो निसंदेह है, आपको स्वीकार करना ही होगा, बिना कर्ता के कोई क्रिया सामाजिक क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। लेकिन मैक्स वेबर से पृथक टालकट पार्सन जो बात करते हैं वो ये कहते हैं वे कर्ता के भौतिक स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, कर्ता से अभिप्राय टालकट पार्सन के अनुसार कर्ता से अभिप्राय शरीर से, बॉडी से या सावयव से नहीं है। ठीक है, कर्ता होगा, जैसा कि मैक्स वेबर कह रहे थे कि किसी क्रिया को करने के लिए कोई कर्ता एक या अधिक होने चाहिए। यहाँ पर टालकट पार्सन का कहना है कि कर्ता होता है, बिना कर्ता के कोई भी सामाजिक क्रिया संपन्न नहीं होती, लेकिन यहाँ पर वे कर्ता के भौतिक रूप को स्वीकार नहीं करते। कर्ता से तात्पर्य वे शरीर को नहीं मानते हैं। फिर टालकट पार्सन का मानना है कर्ता से तात्पर्य आत्म से है, स्व से है, व्यक्ति के सेल्फ से है। ठीक है, जैसा कि टालकट पार्सन कहते हैं कि कर्ता से अभिप्राय शरीर से नहीं होता, अपितु आत्म या अहम, इसको ईगो कहा जाता है। कर्ता से तात्पर्य आत्म या अहम
या जिसको हम ईगो कहते हैं, उससे टारगेट पार्सन्स का मतलब मानते हैं। जो कार्य करता है, व्यक्ति नहीं है, अहम आत्मपरक सत्ता है जिसमें जागरूकता होती है तथा जिसके पास अनुभव होता है। मनुष्य में मैं और मुझको की भावना उत्पन्न होती है, मैं की भावना और मुझको की भावना, आई एंड मी, जैसा कि हम लोग समाजीकरण के सिद्धांत में जब जी.एच. मीड का आई एंड मी का, मैं और मुझे का सिद्धांत देखेंगे, तब स्व के विकास की बात होगी, जहां पर हम लोग मैं और मुझे की विस्तार से बात करेंगे। यहाँ पर टारगेट पार्सन्स का कहना है कि मनुष्य में मैं और मुझको आई एंड मी की भावना उत्पन्न होती है। इस क्षमता के कारण मनुष्य अपने लिए कर्म बन जाता है। मैं और मुझको की भावना और क्षमता के कारण मनुष्य अपने लिए कर्म बन जाता है, जिसमें अहम का विकास होता है, ईगो का डेवलपमेंट होता है, सेल्फ का डेवलपमेंट। इस तत्व के अंतर्गत व्यवहार में निहित आंतरिक व्यक्तिनिष्ठ अनुभव की खोज भी करनी चाहिए। अर्थात इस तत्व के अंतर्गत कर्ता के प्राणी शास्त्रीय विरासत तथा कर्ता की वह संपूर्ण बाहरी दुनिया या परिस्थितियां जो कुछ भी उसे घेरे हुए हैं का उल्लेख मिलता है। जैसे व्यक्ति के सोचने का ढंग, व्यक्ति के सोचने की दृष्टि, कहने का तात्पर्य यहाँ पर व्यक्ति कर्ता से तात्पर्य व्यक्ति के शरीर से, उसके भौतिक स्वरूप से नहीं मानते, बल्कि कर्ता में एक अहम होता है, एक सेल्फ, एक आत्म होता है, मैं और मुझको की भावना होती है जो उसको कर्म करने के लिए बाध्य करती है। उससे तात्पर्य टारगेट पार्सन्स का कर्ता से। तो पहला तत्व जो है टारगेट पार्सन्स का विकास सामाजिक क्रिया को संपन्न करने के लिए वह करता है। दूसरा है लक्ष्य। जैसा कि मैक्स वेबर मानते थे कि व्यक्ति किसी प्रेरणा से प्रेरित होकर सामाजिक परिस्थिति में या सामाजिक संदर्भ में जो कार्य करता है उसको सामाजिक क्रिया कहा जाता है। यहाँ पर वैसे ही कुछ बात टारगेट पार्सन्स की है कि कर्ता को किसी सामाजिक क्रिया को संपन्न करने के लिए, कोई कर्ता सामाजिक क्रिया को संपन्न क्यों करेगा? किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई कर्ता सामाजिक क्रिया को संपन्न करता है। इसको आपको वहां पर हमने प्रेरणा कहा था, यहाँ पर टारगेट पार्सन्स उसको लक्ष्य कहते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई कर्ता जो है किसी सामाजिक क्रिया को संपन्न करता है। टारगेट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक क्रिया का दूसरा तत्व लक्ष्य है। यह तत्व मनुष्य की कार्य करने की ओर प्रेरित करता है। ये जो तत्व है लक्ष्य, ये व्यक्ति को कार्य करने को प्रेरित करता है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य है कि वो कुछ चीजों को प्राप्त करना चाहता है। उसका एक टारगेट होता है, उसका एक एम होता है, उसका एक लक्ष्य होता है, उसका एक गोल होता है, जिसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्रिया को संपन्न करना पड़ता है। तो उस किसी प्रेरणा से प्रेरित होकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई कर्ता सामाजिक क्रिया को संपन्न करता है। लक्ष्य कार्यों की भावी व्यवस्था का भाग है। लक्ष्य के अनुसार ही कार्य की प्रकृति निर्धारित होती है। जिस प्रकार का लक्ष्य होगा उसी प्रकार को किसी कर्ता को क्रिया को संपन्न करना पड़ेगा। समाज शास्त्र दृष्टिकोण से कार्य लक्ष्य विहीन नहीं है। ठीक है, समाज में जब कोई व्यक्ति कार्य करता है या कोई कर्ता किसी क्रिया को अंजाम देता है, तो वो प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी लक्ष्य को अर्जित करने के लिए ही क्रिया करता है। यानी कि समाज में कोई भी जो कार्य है वो लक्ष्य विहीन नहीं है, प्रत्येक कार्य लक्ष्य से प्रेरित होता है। इसलिए कार्यों की विवेचना के लिए यह आवश्यक है कि उनसे संबंधित लक्ष्यों का निरूपण भी, ठीक है, निर्धारित हो कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य किए जाते हैं। लक्ष्य में उसकी प्राप्ति की इच्छा तथा तदर्थ प्रयत्न दोनों तत्व पूर्व निहित होते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए कितनी इच्छा रखता है और उसके लिए किस प्रकार प्रयत्न करता है, ये दोनों तत्व निहित होते हैं। तो टारगेट पार्सन्स के अनुसार कर्ता के पश्चात जो सामाजिक क्रिया का दूसरा तत्व है लक्ष्य। तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है सामाजिक क्रिया का टारगेट पार्सन्स के अनुसार वह है परिस्थिति। क्योंकि समाज में व्यक्ति या कोई कर्ता किसी सामाजिक परिस्थिति के अंतर्गत रहकर ही, किसी सामाजिक संदर्भ में ही किसी सामाजिक क्रिया को संपन्न करता है, उसको टारगेट पार्सन्स परिस्थिति कहते हैं। परिस्थिति से तात्पर्य सामाजिक परिस्थिति या सामाजिक संदर्भ से। लेकिन टारगेट पार्सन्स एक और बात कहते हैं कि परिस्थिति व्यक्ति के लिए, परिस्थिति कर्ता के लिए सामाजिक क्रिया को संपन्न करने में बाधा खड़ी करती है। जो सामाजिक क्रियाएं व्यक्ति या कर्ता के द्वारा संपन्न की जाती है, तो जो सामाजिक परिस्थितियां होती है टारगेट पार्सन्स के अनुसार परिस्थिति
कर्ता के लिए जो है लक्ष्य अर्जित करने में या सामाजिक क्रिया को संपन्न करने के लिए एक बाधा उत्पन्न करती है, ऐसा टारगेट पार्सन्स का मानना है। व्यक्ति क्या प्राप्त कर सकता है और क्या नहीं, ये अधिकांशतः उसके चारों ओर की परिस्थितियों पर निर्भर होता है। उसके चारों तरफ का पर्यावरण कैसा है, परिस्थितियां लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में बाधा होती है, रोकती है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। वे ऐसी सीमा निश्चित कर देती हैं जिनके अंदर रहकर ही ध्येय को प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि एक आउट फ्रेम, एक संदर्भ परिधि व्यक्ति के सामने बना दी जाती है, कर्ता के सामने बना दी जाती है, जिसके बाहर जाकर वो अपनी क्रियाओं को संपन्न नहीं कर सकता। उसके अंतर्गत रहकर ही वो सामाजिक क्रियाओं को संपन्न कर देता है। जिनके अंदर रहकर ही ध्येय को प्राप्त किया जा सकता है, लक्ष्य की सफलतापूर्वक प्राप्ति के लिए इन बाधाओं पर विजय आवश्यक है। यानी कि किसी व्यक्ति का, किसी कर्ता का लक्ष्य अगर बड़ा है और सामाजिक परिस्थितियां उसको उस लक्ष्य प्राप्ति में बाधा बन रही हैं, रोक रही हैं, तो उन सामाजिक परिस्थितियों से, उन सीमाओं को तोड़कर उसको अपने लक्ष्य को हासिल करना पड़ता है। ऐसा टारगेट पार्सन्स का मानना है। ये जो परिस्थितियां, ये दो प्रकार की होती है, एक बाह्य परिस्थितियां होती है और एक आंतरिक परिस्थितियां होती है। बाह्य परिस्थिति से तात्पर्य व्यक्ति के या समाज के आसपास का जो भौतिक पर्यावरण या जो सामाजिक पर्यावरण है, जो कानून है, वे बाह्य परिस्थितियां हैं। और व्यक्ति की जो शरीर रचना से संबंधित जो परिस्थितियां हैं, वो उसकी आंतरिक परिस्थितियों में टारगेट पार्सन्स का रखा है। इसी प्रकार से टारगेट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक क्रिया का जो अगला तत्व है वो है साधन। यानी कि टारगेट पार्सन्स का मानना है कि किसी क्रिया को या किसी सामाजिक क्रिया को संपन्न करने के लिए व्यक्ति को किसी न किसी साधन की आवश्यकता पड़ती है। साधन वह उपकरण है जिसके द्वारा कार्य संपादित होता है और इनका चयन सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। ठीक है, इन साधन के माध्यम से सामाजिक क्रिया को प्राप्त कर सकते हैं। टारगेट पार्सन्स के अनुसार प्रयत्न भी एक कारक है। ठीक है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति यदि लक्ष्य प्राप्ति के लिए मनमाने ढंग से क्रियाशील हो जाए, हम ये बात कर चुके हैं सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत कि व्यक्ति की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती है, व्यक्ति के अनेक लक्ष्य होते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को सामाजिक नियमों के अंतर्गत रहकर ही, सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत रहकर ही व्यवहार करना पड़ता है या क्रिया करनी पड़ती है। लेकिन व्यक्ति अगर अपने मनमाने ढंग से प्रयत्न करने लग जाए लक्ष्य को अर्जित करने के लिए, तो उससे समाज की, और एक व्यक्ति अपने मनमाने ढंग से प्रयत्न करने लग जाए लक्ष्य को अर्जित करने के लिए, और अनेक व्यक्ति अपने मनमाने ढंग से प्रयत्न करने लग जाए किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी सामाजिक क्रिया को संपन्न करने के लिए, तो वह समाज ज्यादा लंबे समय तक संतुलित रूप से नहीं चल पाएगा। उस समाज की व्यवस्था चकनाचूर हो जाएगी। प्रयत्न क्रिया के आदर्शात्मक तथा अवस्थात्मक तत्वों को संबोधित करने वाला कारक है। इस करके टारगेट पार्सन्स ने अपनी गलती द सोशल सिस्टम इसमें उन्होंने सामाजिक व्यवस्था का जिक्र किया है। इस कृति में बताया कि क्रिया जो है कर्ता परिस्थिति व्यवस्था में वह क्रिया है। टारगेट पार्सन्स कहते हैं अपनी कृति द सोशल सिस्टम में कि क्रिया जो है कर्ता परिस्थिति व्यवस्था में वह प्रक्रिया है जिसकी कि अकेले कर्ता के लिए या सामूहिक रूप में उस समूह के लिए, कुछ व्यक्तियों के लिए प्रेरणात्मक महत्ता होती है। ऐसा जिक्र हमने मैक्स वेबर के विचारों में किया था कि कोई व्यक्ति क्रिया करता है तो किसी प्रेरणा से प्रेरित होकर करता है। कर्ता जो है क्रिया जो है सामाजिक क्रिया, कर्ता परिस्थिति व्यवस्था में वह प्रक्रिया है जिसके कि अकेले कर्ता के लिए या सामूहिक रूप में उस समूह के कुछ व्यक्तियों के लिए प्रेरणात्मक महत्ता होती है। यानी कि किसी प्रेरणा से प्रेरित होकर कोई व्यक्ति, कोई कर्ता क्रिया करता है तो टारगेट पार्सन के अनुसार वह क्रिया सामाजिक क्रिया है। यानी कि इस परिभाषा में टारगेट पार्सन ने 3 आधार बताए हैं सामाजिक क्रिया के द सोशल सिस्टम में। पहला कर्ता, दूसरा परिस्थिति और तीसरी प्रेरणा। वहां पर बताया कि कर्ता, लक्ष्य, परिस्थिति और साधन। इस दूसरी परिभाषा में जो उन्होंने बताया कि क्रिया जो है कर्ता परिस्थिति व्यवस्था में जो है किसी अकेले कर्ता के द्वारा या किसी समूह के द्वारा वह प्रक्रिया है जो कि उसके व्यक्तियों के लिए प्रेरणात्मक महत्ता है। तो 3 कारक इस परिभाषा में, कर्ता, परिस्थिति और प्रेरणा, जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति सामाजिक क्रिया को संपन्न करता है। यानी कि टारगेट पार्सन्स के अनुसार केवल परिस्थिति ही क्रिया को उत्पन्न नहीं करती है, केवल परिस्थिति ही क्रिया को उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि जब तक कि कर्ता की दृष्टि में उस क्रिया का कोई प्रेरणात्मक महत्व न हो, किसी प्रेरणा से प्रेरित होकर
कोई व्यक्ति सामाजिक क्रिया करता है, केवल परिस्थिति के वशीभूत ही कोई व्यक्ति सामाजिक क्रिया को संपन्न नहीं करता। प्रेरणात्मक महत्व से तात्पर्य व्यक्ति को एक ऐसी व्यक्ति को प्रेरणात्मक महत्व से तात्पर्य व्यक्ति को एक क्रिया को करने के लिए प्रेरणा प्रदान करना है, यानी कि किसी प्रेरणा से प्रेरित होकर कोई व्यक्ति क्रिया को संपन्न करता है। तो ये टालकट पार्सन्स के सामाजिक क्रिया से संबंधित कुछ विचार थे। पार्सन्स की कुछ आलोचना भी समाजशास्त्रियों के द्वारा की गई है। पहली जो आलोचना है उनके विचारों की वह यह है कि यह सिद्धांत मानव की सभी क्रियाओं पर लागू नहीं होता है। व्यक्ति जो क्रियाएं करता है उनको सबको हम लोग सामाजिक क्रिया करें, ऐसा जरूरी नहीं है। ये इस सिद्धांत की आलोचना है। यह सिद्धांत न तो क्रिया की विशेषता लक्षण बताता है, न ही क्रिया की रचना स्पष्ट करता है। अगली जो इसकी आलोचना है, यह सिद्धांत कर्ता के संबंध में बहुत कम या कुछ नहीं कहता, क्योंकि टालकट पार्सन ने कहा कि यहाँ कर्ता से तात्पर्य व्यक्ति के शरीर से नहीं है, बुद्धि का आकार से नहीं है, बल्कि उसके स्वयं से है, उसके अहम से है, उसके ईगो से है, जो कि एक स्पष्ट बात नहीं मानी जा सकती समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से। यह चेतन क्रिया या स्वचालित क्रिया के संबंध में बहुत कम कहता है, यानी कि कई बार तो व्यक्ति जानबूझकर कोई क्रिया करता है जिसको कि की क्रिया कहा था, जबकि कई बार व्यक्ति स्वाभाविक रूप से स्वचालित रूप से भी कई क्रियाएं संपन्न कर देता है। इसमें उन्होंने कोई विशेष अपने विचार व्यक्त नहीं किए। सामाजिक व्यवस्था एवं सांस्कृतिक व्यवस्था का कोई क्रमबद्ध सिद्धांत नहीं है। ये कुछ आलोचनाएं हैं टालकट पार्सन्स के सिद्धांत की, जिनको हम लोग ये बता सकते हैं कि टालकट पार्सन्स के सामाजिक क्रिया से संबंधित जो विचार है उनमें ये कमियां हैं।